शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। गोपालगंज से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। थावे मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की खबर है। थावे मंदिर में भक्तों के साथ मारपीट की गई है। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की जानकारी यहां से मिल रही है। बताया जा रहा है कि प्रसाद नहीं खरीदने पर यह मारपीट की गई है। कहा जा रहा है कि जब लोगों ने दर्शन करने से पहले प्रसाद नहीं खरीदा तो फिर ये मारपीट की गई, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर है। अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। थावे मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने की खबर पर प्रसाद नहीं खरीदने पर 6 श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई है। श्रद्धालु घायल हुए हैं। सिवान के महाराजगंज से पहुंचे थे पूजा करने के लिए और सदर अस्पताल में इन सभी का इलाज हो रहा है। श्रद्धालुओं का इलाज किया जा रहा है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के आदेश जारी किया गया है। डीएम ने कहा कि 8 लोगों को चिन्हित इस मामले में कर लिया गया है, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू की जा रही है। गोविंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, ये असल में पूरी घटना क्या है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये थावे मंदिर परिसर की घटना है और यहाँ पर सिवान के महाराजगंज के विशुनपुरा गांव से तकरीबन 6 श्रद्धालु, एक ही परिवार के जो रहने वाले हैं, वो आज पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। चूंकि चैत्र नवरात्र है और नवरात्र को लेकर मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और ये श्रद्धालु भी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए थे। और पूजा अर्चना से पहले प्रसाद खरीदने को लेकर कुछ दुकानदारों के बीच, इन श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया और दुकानदारों ने जो है इन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। आरोप ये है कि प्रसाद खरीदने के लिए दुकानदारों के द्वारा दबाव बनाया गया और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज की गई, मिसबिहेव किया गया और इसका जब विरोध किया गया तो उन दुकानदारों के द्वारा इन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई है। जो लोग जख्मी हैं उसमें डॉक्टर नीतीश कुमार कुशवाहा, ब्रजेश कुमार कुशवाहा, मदेश कुशवाहा और कई महिलाएं भी शामिल है, जिन्हें इस वक्त गोविंद, क्या इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है? और जिन दुकानदारों पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है, उनका पक्ष सामने आया है क्या इस मामले में? देखिए, चूंकि जो चैत्र नवरात्र को लेकर प्रशासन ने कुछ बदलाव किए थे मंदिर परिसर में, जिसको लेकर दुकानदारों में पहले से ही नाराजगी थी और पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन भी दुकानदारों ने मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं उनके साथ गाली गलौज किया था और हाथापाई भी की थी। लेकिन उस वक्त प्रशासन की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया और यही वजह है कि आज फिर से दुकानदार आक्रोशित होकर एक श्रद्धालु के परिवार के साथ मारपीट किया है। चूंकि थावे मंदिर सेंसिटिव इलाका हो चुका है, चूंकि थावे मंदिर में बीते 17 दिसंबर को चोरी भी हुई थी और उस चोरी की घटना के बाद प्रशासन ये दावा किया गया था कि मंदिर परिसर की सुरक्षा फुल प्रूफ कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। लेकिन इस सुरक्षा जवान और इस पुलिस की चौकसी के बीच श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की मारपीट की घटना होना एक बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि गोपालगंज के जो बिल्कुल ये चिंताजनक भी है गोविंद, और सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहा है ये। अभी तक गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का क्या कहना है? किसी को चिन्हित किया गया है, गिरफ्तार किया गया है मामले में? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमने थावे न्यास समिति के जो अध्यक्ष है और गोपालगंज के जो डीएम है पवन कुमार सिन्हा, उनसे बातचीत हुई है। डीएम ने कहा है कि 8 दुकानदारों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के जरिए चिन्हित किया गया है और वे सभी इस वक्त मंदिर परिसर से फरार है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए जो सदर एसडीपीओ है प्रांजल कुमार, उनके नेतृत्व में टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं वो आक्रोशित है और लगातार इस घटना का विरोध जता रहे हैं। जी, और गोविंद, आप जानकारी ये भी दे रहे थे कि थावे मंदिर में नवरात्र को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं और इस बात से दुकानदार काफी नाराज हैं। ये किस तरीके के बदलाव हैं जिससे इनकी नाराजगी है? देखिए, गोपालगंज प्रशासन ने इस बार थावे मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पहले गोलंबर से डायरेक्ट प्रवेश होता था, लेकिन इस बार जिगजैग करके थावे जंगल से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिलाई जा रही है और निकास द्वार है वो सीधे तौर पर जो गोलंबर के जरिए वहां से हो रहा है। इससे कई दुकानदार जो है वो नाराज थे। उनका कहना था कि उनकी दुकानें नहीं चल पा रही है। जो श्रद्धालु है वो जंगल से होकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो प्रसाद की दुकानें हैं वो नहीं चल पा रही और इससे नाराज होकर नवरात्रि के पहले दिन ही जो मंदिर समिति के मैनेजर है उनके साथ, बिल्कुल, लेकिन इस तरीके की नाराजगी की वजह से श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करना ये कतई जायज नहीं है। और अब कब तक इस मामले में कार्रवाई की जाती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए। ये तो नवरात्र का समय चल रहा है, तो हम लोग आस्था के लेके थावे मंदिर, दुर्गा मंदिर में दर्शन करने माता को लेके आए थे। हुआ क्या था कि हम लोग तो पूजा कर लिए, एक मंदिर और जाना था हम लोग को, तो बीच में दुकानदार सब लोग हैं।
ये दुकानदार नहीं, ये लोग गुंडा टाइप का काम करता है यहाँ पे। ये प्रसाद के नाम पे जबरदस्ती प्रसाद बेचता है। हमने नहीं लिया प्रसाद तो बोला कि ते गुंगा इसका रे, ऐसे अशब्द भाषा का प्रयोग किया। 2-4 बार बोला, गाली भी दिया। तो हमने कुछ नहीं बोला, पूछा क्यों ऐसा शब्द भाषा बोल रहे हो। तो जितने दुकानदार है वहाँ के आसपास के, मतलब मेरे से थोड़ा सा हल्का सा हाथापाई हुआ और सारे लोग मिलके मेरे को अच्छे से मारे लोग वहाँ पे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कार और ट्रक की टक्कर की जानकारी है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे की तस्वीर आई है। ट्रक के बाद गड्ढे में कार गिरी है। सड़क हादसा हुआ, ट्रक भी गड्ढे में पलटा है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां की तस्वीरें ये बता रही हैं कि भयंकर ये हादसा रहा। बालू लदा हुआ ये ट्रक था जिससे कार टकराई और कार गड्ढे में जा पलटी। इसके साथ ही आप ट्रक की स्थिति भी देख रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ये भयंकर हादसा रहा होगा। 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं और सभी को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती करवा दिया गया है। दोनों वाहनों को जब्त करते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस मामले में लापरवाही किसकी रही है। जानकारी पुलिस की तरफ से इस बात को लेकर जुटाई जा रही है। मौके की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी। मुसहरी टावर के पास यह हादसा हुआ। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे। नीट छात्रा संवेदना की मौत का ये मामला है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है जो आपके सामने रख रहे हैं। IO बदलने के बाद CBI से पूछताछ की बात आ रही है। CBI की पूछताछ, संवेदना के मामा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर सतीश कुमार से भी पूछताछ। इस मामले में एक बड़ा अपडेट, जहां पर IO बदलने के बाद CBI की पूछताछ, संवेदना के मामा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और डॉक्टर सतीश कुमार से भी पूछताछ होगी। CBI की टीम लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है, पूछताछ की जा रही है और इस मामले में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि संवेदना के मामा से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। क्या हुआ? आज CBI ऑफिस पहुंचे हैं, क्या हुआ? यहाँ पूछताछ के लिए बुलाए गए थे कि हम एक नया IO चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको पेश किया। जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके, हम वहाँ से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी SP के सामने, ईस्ट SP के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है। सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए, किस तरह हम वहाँ पे अति कर पाएंगे, रह पाएंगे। बिहार पुलिस का तो ये रवैया रहा कि सब सारा मतलब सुनते रह गए, लेकिन उस क्या देखे, अरे क्या किए, कुछ नहीं। और CBI जब आई, CBI का जो IO थे पवन श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन में जांच ऐसा किया कि जो लड़की अंडर एज है उसको पे पॉक्सो एक्ट चलाते, मतलब पॉक्सो एक्ट में डालना नहीं सही समझा। अब उनको क्या मतलब ऐसा एविडेंस मिला जिससे वो पॉक्सो एक्ट में रखना नहीं चाहे। और धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि CBI एक बार फिर से पूछताछ करेगी और संवेदना के मामा से भी पूछताछ की खबर है। जिस तरह से लगातार CBI के द्वारा इस मामले में पूछताछ की जा रही है, SIT से संबंधित तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। केस से संबंधित जितने भी लोग हैं उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आज नीट छात्रा के मामा को बुलाया गया था। हालांकि पूछताछ के बाद पूरी तरह से आक्रोशित ही दिखे जो पीड़िता के मामा है। उनका कहना था कि जिस तरह से डॉक्टर सतीश के सामने उनको फेस करने के लिए बोला गया, और वो डॉक्टर सतीश ही थे जिन्होंने कहा था कि परिवार वालों ने ही नीट की छात्रा को मारा था। तो ऐसे में जो इस केस के पहले एक IO थे, उन्होंने अंडर एज होने के बावजूद भी पोस्को लगाना जरूरी नहीं समझा। तो इन लोग के सामने हम किस तरह का जवाब दे सकते हैं, ये लोग किस तरह की जांच कर रहे हैं। जो मनीष रंजन, जो आरोपी हॉस्टल संचालक है,
उसको बचाने के लिए सीबीआई के वकील जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें जमानत दे दी जाए। तो तमाम बातें जो पीड़िता के मामा थे वो जब सीबीआई से पूछताछ के बाद बाहर निकले तो उन्होंने ये तमाम बातें बताई और कहीं ना कहीं जो जांच प्रक्रिया है उससे पीड़िता के परिवार के लोग नाखुश दिख रहे हैं। जी और धर्मेंद्र, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले से भी परिजनों का आरोप है कि मामले को डिले किया जा रहा है, जो भी जांच प्रक्रिया है उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी पूछताछ हुई थी परिवार के सदस्यों से और अब जब आईओ बदले गए हैं तो फिर से एक बार पूछताछ, तो ये तो दिख रहा है कि ये पूरा मामला डिले किया जा रहा है, जांच प्रक्रिया धीमी है। जी, पीड़िता के मामा का भी कहना यह था कि हम लोगों ने कभी ना आईओ चेंज करने की बात की, न कभी जांच एजेंसी चेंज करने की बात की। खुद से ही जांच एजेंसी चेंज हो रहे हैं, खुद से ही आईओ चेंज हो रहे हैं। बार बार इस तरह के चेंजेस होने से जांच प्रक्रिया कैसे होगी और कैसे जांच प्रक्रिया पूरी होगी, इस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार पीड़िता के परिवारों को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में जांच प्रक्रिया को रखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका। तो देखिए, मामा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां पर संवेदना के परिवार ने एक बार फिर से सवाल उठाया है कि जांच प्रक्रिया बहुत धीमी है। आईओ बदले जाने के बाद फिर से सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी को लेकर आगे की रणनीति पर लगातार मंथन करते हुए देखे जा रहे हैं। बड़े नेताओं से मार्गदर्शन ले रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से निशांत कुमार ने आज पटना में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है, जिसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की है, आगे की रणनीति पर विचार किया गया। जेडीयू और निशांत कुमार की आगे की राजनीतिक दिशा और दशा को लेकर यह मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। तो मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लल्लन सिंह के आवास पर मुलाकात करने के लिए निशांत कुमार पहुंचे हैं और ये सुबह की तस्वीरें हैं। मौजूदा राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अपने अनुभवी नेताओं से मुलाकात करते हुए किस तरीके के बदलाव पार्टी के अंदर होने चाहिए, कैसे पार्टी को बेहतर बनाया जाए, विचारधारा मेंटेन रखने की कोशिश होगी जेडीयू की। और ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका मिल सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज वो बात करने के लिए पहुंचे थे। तो जेडीयू में आने के बाद निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं, पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने, राजनीति को समझने में लगे हुए हैं। आज वो सबसे पहले मुलाकात के लिए लल्लन सिंह के आवास पर पहुंचे, पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की थी इससे पहले, जिसमें जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ के नेता शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में निशांत कुमार ने संगठन की मजबूती पर चर्चा की, साथ ही युवा जेडीयू के कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के सुशासन समृद्ध बिहार की यात्रा को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि पिता की विचारधारा से ही आगे पार्टी काम करे, उसको लेकर बातचीत हुई है और तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से मुलाकात उन्होंने की है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे, समृद्ध बिहार का विजन हो जिसको लेकर आगे पार्टी बढ़ेगी। तो आज धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद ईद की दे रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर पटना के गांधी मैदान में लोगों ने नमाज अदा की है। ईद की नमाज को लेकर मस्जिदों, ईदगाहों में खास व्यवस्था दिखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे थे, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईद की मुबारकबाद नमाजियों को उन्होंने दी और साथ ही वहां के लोगों के साथ बैठकर सेवैयां भी खाई है। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुज़व्विया पहुंचे थे, जहां उन्होंने मजार पर बिहार में अमन और शांति की दुआ मांगी है, लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है, लोगों के साथ बैठकर सेवैया भी खाई है।
नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री अशोक चौधरी, विधायक श्याम रजक सहित कई बड़े नेता पहुंचे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज ईद का मौका है और ईद के मौके पर अमन भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। खानकाह मुज़व्विया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हर साल यहां पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं। ईद के मौके पर नमाजियों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ बैठकर सेवैया खाते हैं और वही तस्वीरें आज भी ईद के मौके पर दिख रही हैं। दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ नमाजियों से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। तो निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आने के बाद लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज निशांत कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने ईद की नमाज में शामिल होकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। निशांत कुमार की इस तरह से सक्रिय होने की वजह से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सधे हुए अंदाज में बयान दिया। सुनवाते हैं आपको। शामिल होने के बाद निशांत लगातार एक्टिव है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, जिस दिन निशांत शामिल हुए उसके बाद से लगातार वो कभी बैठक कर रहे हैं, कभी लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज ईद में नमाज में देखे गांधी मैदान में, ये क्या संकेत दे रहे हैं? माननीय विधानमंडल के सदस्यों की बैठक में जो ही माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने इस बात की सूचना दी कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे, करतल ध्वनि से विधायकों ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया और ऐसी स्थिति में निशांत कुमार जी लगातार विभिन्न प्रकोष्ठ के लोगों से, विधायक से, नेताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है निशांत कुमार की सक्रियता इस बात का द्योतक है कि जिस मां ने संस्कार दिया, जिस पिता के काम से गौरव है, उसकी गौरव गाथा लिखने के लिए सक्षम व्यक्ति कोई अगर है तो वो निशांत कुमार जी हैं। नीरज जी, आप नीतीश जी के राजनीति की जब शुरुआत हो रही तो उस वक्त भी आप उनके साथ थे और आज निशांत कुमार की भी शुरुआत हो रही है। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। निशांत का भविष्य क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राह पे चलना उनके लिए बहुत आसान होगा? भाई, रोड मैप जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है और जो स्वभाव है, शालीनता है, सहजता है, ईमानदारी है, ये तीन गुण जिसके अंदर हो तो उस पिता का दिया गया संस्कार है। तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य अपने कर्म से आगे बढ़ता है, लेकिन जो संस्कार मिला है और जो माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, समाज के किसी भी तबके में निशांत कुमार जी जाएंगे तो असहजता का भाव नहीं होगा, बल्कि आपके लगातार जनता से सीधा संवाद से खुद भी सहज होइएगा कि हमारे पिता ने तो गौरव गाथा लिखा है। अच्छा, नीतीश कुमार को सेक्युलर नेता माना जाता है। आज निशांत कुमार जब ईद के मौके पे गांधी मैदान में दिखे, जहां पे अमूमन नीतीश कुमार जाते हैं, वहां पे निशांत कुमार का पहुंचना, ये क्या संकेत है? नहीं, राज को राज ही रहने दो, ज्यादा बेहतर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ जिनकी मूर्ति है और ईद के कार्यक्रम में निशांत कुमार जाते हैं और जो ईद मनाने वाले लोग हैं वो गले लगाते हैं निशांत कुमार को। ये बदलता बिहार का स्वरूप है और नीतीश कुमार जी खनकाह जाते हैं। तो ये कैसा दृश्य है कि गांधी मैदान में हाल के दिनों में राजनीति में एंट्री लेने वाला निशांत कुमार को दिलो जान से इस्लाम धर्म मानने वाले लोग गले लगा रहे हैं। यही बताता है कि बिहार की तस्वीर बदलने वाली है और वह बेहतर तस्वीर होगी। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिनसे बातचीत की हम लोग निशांत को लेकर और कुछ डिकोड करने की भी बात की और जिसका दिलचस्प अंदाज में उन्होंने जवाब देकर बहुत बड़ा संदेश भी दे दिया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इधर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी निशांत कुमार की तारीफ की है। अशोक चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से निशांत कुमार सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, ये विचारधारा उनके पिता से उनको मिली है। नीतीश कुमार सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उसी तरीके से निशांत कुमार भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए देखे जा रहे हैं और ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किए हैं और प्रदेश में शांति रहे, प्रदेश में विकास हो, इसके ऊपर हमेशा उन्होंने ध्यान दिया है। निशांत जी पार्टी में आते ही पूरी जिम्मेदारी, लगता है कि पिता के नक्शे कदम पर
पूरी जिम्मेदारियों के साथ पूरे सब चाहते हैं कि उनके नक्शे कदम पर ही चलें। ये तो अच्छी बात है ना कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है। और वहीं जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। दिल में इच्छा है निशांत कुमार बने सीएम, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो हमें खुशी होगी। पार्टी के बड़े नेता बैठक करेंगे, इस बारे में फैसला करेंगे। निशांत कुमार को रामप्रीत मंडल ने बताया है पारस पत्थर। पारस की पत्थर तिजोरी में था, तिजोरी से निकाल करके उस पत्थर को अभी तराशा जा रहा है। अब मैं जानता हूं कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री के बेटे सुपुत्र निशांत कुमार अगर बिहार में राजनीति में आ रहे हैं और आएंगे तो लगता है कि बिहार की भविष्य उज्जवल होगी। जैसे कि आप देखे होंगे, आज सवेरे गांधी मैदान में गए हैं, ललन बाबू के यहाँ गए हैं, और इससे पहले हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी भी नवयुवकों के जो हमारे एमएलए का टीम है उनके साथ भी बैठक किए हैं। और मुझे भी उन्होंने अभी निर्देश दिए हैं कि हर जिला में जाएंगे और वहाँ उनको सारे सांसद लोग कंधे से कंधे मिला करके हम निशांत को समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। निशांत कुमार आपके जिला भी जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, आपके क्षेत्र झंझारपुर जाएंगे, उसकी तैयारी चल रही है। जी, हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। डेट अभी फिक्स हुआ नहीं है, हो सकता है चैत के बाद, रामनवमी के बाद या चैती महीना जो चल रहा उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। और निशांत आने से बिहार का भविष्य, जो कमी रह गई है, कमी खल रही है लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जाएंगे राज्यसभा, वो कमी को पूरा हमारे निशांत जी करेंगे। चलिए बात मौसम की भी कर लेते हैं। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है और लोगों को करवट लेकर चौंका दिया है। देखिए, पटना, अररिया, बगहा, किशनगंज और गया जी में तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की भी खबरें हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी और चिंता बढ़ा दी है। टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन ये गंभीरता को बयां करती हुई तस्वीरें। पटना, बगहा, गया जी और इसके साथ साथ आप देखिए कई अलग जगहों की तस्वीरें जिसमें अररिया और किशनगंज भी है। भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और मौसम विभाग और न्यूज़ 18 ने लोगों से सतर्क रहने, घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। तो वहीं बाढ़ अनुमंडल के मुबारकपुर पंचायत स्थित सिकंदरा गांव में तेज आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। शाम करीब 7 बजे बिजली कड़कने के बीच 33 केवी हाई टेंशन टावर धराशायी होकर गिर गया और टावर के गिरते ही 11 केवी लाइन के खंभों पर ये पूरा टावर आकर गिरा, जिससे कि 2 खंभे और भी टूटे। पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में डूबे गांव के लोग परेशान दिखे। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग उठाई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंधी में जब 33 केवी का टावर गिरा, जिसकी वजह से 2 पोल और गिरे, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और उसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। तो वहीं मधेपुरा में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मुरलीगंज, कुमारखंड और घेलाड़ समेत कई क्षेत्रों में गेहूं, मक्का और दलहन की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों में फसल गिरने और जल जमाव से किसानों की परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि एक भारी नुकसान उनको हुआ है। शहरी इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति भी बाधित है। किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर मुआवजा दिलवाने की बात कही है। मकई रहे सब जे छै लै छै चौकी दे देलकै पूरा से। की लागे यहाँ के कते के क्षति हेतै लमसम? क्षति तऽ जे छै कम से कम 1.25 लाख से ऊपर के हेतै मकई में।